Hello guys, this particular video is on environment impact assessment और environment impact assessment की बात करूँ तो मेंस के एंगल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे GS3 का तो environment impact assessment डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्पेशली जितने भी लेट्स से कंजर्वेशन वहाँ पे लिखा हुआ है मेंस के सिलेबस में या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल लिखा हुआ है तो ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में ही लिखा हुआ है तो ज़्यादा चांस होता है कि कोई सा भी क्वेश्चन आए और इनफैक्ट 2014 में डायरेक्ट एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे एक क्वेश्चन आया था तो ये टॉपिक मेंस के एंगल में तो आपको डिटेल में अच्छे से करना है कि बेसिक फैक्ट्स क्या है, किस एक्ट के तहत किया जाता है, किस रूल्स के तहत किया जाता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या फर्दर इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है इंडिया में जिस तरीके से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है और उसके अलावा कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियोस हैं उसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और फर्दर आपको कोई भी क्यूरीज हो रिगार्डिंग प्रीलिम्स और रिगार्डिंग प्रिपरेशन तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम और वो भी मेरी जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको बेसिकली डिफाइन इजी वे में किया जा सकता है दैट इट इज़ अ टूल अवेलेबल विद द प्लानर्स to achieve the goal of environmental preservation along with ensuring developmental activities. So EIA ensures sustainable balance between both environmental preservation and ensuring developmental activities. तो जो बेसिक फैक्ट्स है जो प्रीलिम्स के एंगल से इंपॉर्टेंट है वो मैं अब आपको बता देता हूँ और साथ में अगर मेन से रिलेटेड अगर कुछ सवाल अगर पूछा जाता है EIA से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए कि ये किस एक्ट के तहत किया जाता है, किस रूल्स के तहत किया जाता है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन में अगर आप ये कोट करते हो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया जाता है या फिर एक EIA गाइडलाइंस है 2006 में उसके तहत किया जाता है या फिर इसके 8 कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स को इन्यूमरेट कर रहे हो राइट इन द इंट्रोडक्शन तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको डायरेक्ट हिंट मिल जाता है कि आपको डिटेल में पता है। लेकिन एक बेसिक सा कुछ डेफिनेशन लिख रहे हो कि केवल जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो डेफिनेटली आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी लेकिन कुछ फैक्ट्स अगर प्रेजेंट करते हो डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स। तो मेंस के एंगल से इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा और प्रीलिम्स के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही। तो पहली बार इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1976-77 में किया गया था और वो वेरियस रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए किया जा रहा था। तो उस समय कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं था EIA का। उसके बाद 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था और उसी एक्ट के तहत सबसे पहले 1994 में एक गाइडलाइंस आई थी जिसके तहत EIA इंडिया में स्टैट्यूटरी रूप से स्टार्ट किया गया। उसके बाद फर्दर 1994 के बाद 2006 में भी फर्दर एक गाइडलाइंस आई थी जो 1994 के गाइडलाइंस को हटा के एक नई गाइडलाइंस लाई गई थी जो काफ़ी कंप्रिहेंसिव थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा EIA गाइडलाइंस बनाई गई है। तो आपको ये एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और EIA गाइडलाइंस ऑफ 2006 डायरेक्ट आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि अगर मेंस में पता है तो आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो अगर मेंस में कोई सवाल आता है और इनफैक्ट अगर प्रीलिम्स में तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अच्छा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किस एक्ट के तहत किया जाता है। आपको ट्रैप करने के लिए यूपीएससी दे सकता है कि अच्छा ये एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट जो 1981 का है उसके तहत किया जाता है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। और टोटल 29 कैटेगरीज दी गई है इस गाइडलाइंस के तहत जिसके लिए EIA मैंडेटरी है और ब्रॉड रूप और एक ब्रॉड कंटूर्स में देखें कि ये 29 कैटेगरीज क्या क्या है। तो इट इंक्लूड्स माइनिंग, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे 6 है लेकिन टोटल 29 को इंक्लूड करता है क्योंकि इंडस्ट्री भी वेरियस तरीके की है। तो मैंने यहाँ पे केवल इंडस्ट्री लिख दिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और वेरियस इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया, सब लेके 29 है लेकिन हाँ ब्रॉड रूप से अगर देखें मोटे तौर पर तो ये 6 कैटेगरीज होती है। और EIA में सोशल इम्पैक्ट भी देखा जाता है। उसके बाद अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो ये सारे जो 8 कंपोनेंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा कलेक्शन, इंपैक्ट प्रेडिक्शन, असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, पब्लिक हियरिंग, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग। ये 8 मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है क्योंकि मेंस में अगर कोई भी सवाल आएगा तो ठीक है आप इंट्रोडक्शन में आप ये डाल सकते हो, डिफाइन कर सकते हो और ये बोल सकते हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया जाता है या ये गाइडलाइंस है 2006 की MOEF मिनिस्ट्री के द्वारा। तो डेफिनेटली ये सब आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। लेकिन मेंस में क्या है और आपको अगर जब आंसर लिख रहे हो तो उसके मेन बॉडी में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो EIA से रिलेटेड कोई सा भी अगर सवाल है तो आप इसमें ये 8 पॉइंट्स आसानी से बन जाएंगे।
तो आप अगर ईआईए से रिलेटेड मेंस में कोई सवाल आता है तो आप जो मेन बॉडी में लिखोगे, तो अगर स्ट्रक्चर आपको अच्छा देना है तो उसके लिए आठों कंपोनेंट्स आपके फिंगर टिप्स पे है, तो डेफिनेटली काफी आपको हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिटिसिज्म क्या है जिस तरीके से ईआईए किया जाता है, या फिर क्या क्या और फर्दर इंप्रूवमेंट्स किया जा सकता है। तो आप एक अच्छे तरह से अगर आपको स्ट्रक्चर करना है, तो आपको अगर ये आठों पॉइंट्स पता है कि क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स, तो आप एक बेटर आंसर लिख पाओगे। तो अब देख लेते हैं कि आठों कंपोनेंट्स होते क्या है। पहला होता है स्क्रीनिंग। इसमें यह देखा जाता है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस या कि ईआईए करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द ईआईए गाइडलाइंस ऑफ 2006। अगर करना जरूरी है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं करना जरूरी है तो डेफिनेटली हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। दूसरा जो स्टेप होता है वो दैट इज कॉल्ड स्कोपिंग। उसमें क्या करते हैं कि वो कंटूर देखते हैं जिसके अलोंग ईआईए किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें यह देखा जाएगा कि थर्मल पावर प्लांट का इंपैक्ट एयर पे क्या होगा, लैंड पे क्या होगा, वाटर पे क्या हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो क्या क्या कंटूर्स पे ईआईए को करना है, ईआईए को कंडक्ट करना है, वो स्कोपिंग वाले प्रोसेस में देखते हैं। जब वो स्कोपिंग का प्रोसेस हो गया, हम लोग देख लिए कि किस किस अलोंग ईआईए करना है, उसके बाद बेसलाइन डेटा कलेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कोपिंग में देखें कि ईआईए जो हम करेंगे उसमें हम एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ेगा हमको ये देखना है, तो बेसलाइन डेटा कलेक्शन करेंगे। लेट्स से कि जहां पे थर्मल पावर प्लांट बनना है वहां पे अभी एयर पॉल्यूशन की क्या हालत है, कि पीएम 2.5 का क्या लेवल रहता है ऑन एन एवरेज, पीएम 10 का क्या रहता है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड का क्या रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या रहता है, CO2 का क्या रहता है। तो बेसलाइन डेटा कलेक्शन किया जाता है। और बेसलाइन डेटा कलेक्शन जितना बोलने में आसान लगता है उतना ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। काफी टीडीएस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वांटम कैस्केड लेजर्स वगैरह का यूज किया जाता है कि बेसलाइन डेटा अभी आपको मेजर करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिवर के अलोंग बनाया जाएगा, तो अभी रिवर वाटर में वेरियस जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका क्या अभी प्रेजेंट कंसंट्रेशन है, तो ये बेसलाइन डेटा कलेक्शन में देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट प्रिडिक्शन। लेट्स से कि अभी बीओडी जो रिवर की है वो समथिंग एक्स अमाउंट है, लेकिन अगर वहां पे प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा तो बीओडी क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर रिवर का। बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो लेट्स से कि वो बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से बढ़ेगा, कितने अमाउंट से बढ़ सकता है। तो ये तो चलो मैं रिवर पे क्या इंपैक्ट होगा, उसी तरह फर्दर एयर पे क्या इंपैक्ट होगा कि एयर में पीएम 2.5 पीएम 10 का कंसंट्रेशन कितना बढ़ सकता है। तो वो हम इंपैक्ट प्रेडिक्शन में देखते हैं। तो बेसलाइन डेटा कलेक्शन इज कि अगर जब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्या स्टेट है एटमॉस्फेयर का, रिवर वाटर का, सॉइल का, बायोडाइवर्सिटी का। उसके बाद बनने के बाद क्या क्या इंपैक्ट होगा, क्या क्या निगेटिव इंपैक्ट होगा, वो फोर्थ स्टेज में देते हैं में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट प्रिडिक्शन। और जो पांचवा स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब हम जब इंपैक्ट प्रिडिक्शन कर लिए और पता लगा कि जो एयर पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा होगा, तो कुछ ऐसा तरीका भी खोजा जा सकता है जिसके चलते एयर पॉल्यूशन कम हो। तो वो जो स्टेप हुआ दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जैसे अगर एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है तो इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना है तो वहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज कर सकते हैं, जो पॉल्यूटिंग गैसेस है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन पॉल्यूटिंग गैसेस में। तो ये असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स में देखा जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि सोशल इंपैक्ट भी इंक्लूड किया जाता है ईआईए में। तो जो छठा स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक हियरिंग। इसमें लोगों से पूछा जाता है कि आपका क्या राय है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जानने वाली बात यह है कि ये बाइंडिंग नहीं होता है, ये बाइंडिंग नहीं है कि पब्लिक हियरिंग किया ही किया जाएगा, लेकिन एक केस में ये बाइंडिंग हो जाता है जहां पे एफआरए दैट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एप्लीकेबल होता है, वहां पे बाइंडिंग हो जाता है। अगर किसी फॉरेस्ट में जहां पे एफआरए एप्लीकेबल है वहां पे आपको ग्राम सभा से पूछना ही पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वहां पे एफआरए एप्लीकेबल होगा और एफआरए के तहत ये मैंडेटरी है ग्राम सभा से पूछना अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है किसी शेड्यूल्ड एरिया में या फिर ट्राइबल एरिया में जहां पे एफआरए एप्लीकेबल है। उसके बाद सातवां स्टेज होता है डिसीजन मेकिंग। अभी तक हम लोग देख लिए बेसलाइन डेटा कलेक्ट कर लिए, क्या क्या फर्दर नेगेटिव इंपैक्ट्स होता है वो देख लिए, क्या क्या अल्टरनेटिव्स पॉसिबल है वो देख लिए कि इसमें कुछ बेटर अल्टरनेटिव्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। उसके बाद लोगों से पूछ लिए। इतने स्टेप करने के बाद फर्दर डिसीजन मेकिंग ली जाती है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है, या फिर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग ली जाती है। अगर नहीं करना है तो फाइनली वो प्रोजेक्ट वहीं पे खत्म हो गया, अगर करना है तो फिर डिसीजन मेकिंग में फाइनली यस मिल गया। लेकिन हाँ, किस कंटूर्स पे करना है कि यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेज था कि असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो वेरियस अल्टरनेटिव्स होंगे 1 2 3 4 5, तो कौन से अल्टरनेटिव को चूज करना है ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है। अब जब डिसीजन मेकिंग में यस कह दिया गया तो दैट मींस कि अब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अब आठवां जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। ये इसमें देखा जाता है कि
जो कहा गया है, जिस लाइंस पे प्रोजेक्ट रन होना चाहिए उस लाइंस पे प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मे बी प्रोजेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है या फिर फाइन लगाया जा सकता है और फिर कहा जा सकता है कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जितना आप एक्स्ट्रा कर दिए हैं जो ईआईए के तहत अलाउड नहीं था, उस एनवायरमेंट को आप वापस से रिस्टोर कीजिए, पेनल्टी भरिए और फिर फर्दर प्राइवेट प्लेयर वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स है। तो ये 8 कंपोनेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, क्या क्या किया जाता है, आपके पास वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मेंस में डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स है, या इंटरव्यू में या इनफैक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और इनफैक्ट अगर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या क्या फर्दर क्रिटिसिज्म है या फिर क्या क्या फर्दर इंप्रूवमेंट्स किया जा सकता है इन द ईआईए प्रोसेस, तो आपको ये 8 कंपोनेंट्स पता होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ईजी हो जाएगा ये आंसर करना। उसके बाद क्या क्या जो इंपॉर्टेंट सजेशंस रिक्वायर्ड है। अब होता क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वहां पे इंडिपेंडेंट ईआईए अथॉरिटी है कि नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं उस एक्सपर्ट कमेटी में जिनका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जो शायद उस प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड हो। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स होते हैं वही इंक्लूडेड होते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, तो वहाँ एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो एक इंडिपेंडेंट ईआई अथॉरिटी का सेटअप होना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एडहॉक अथॉरिटी होती है, हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ईआई अथॉरिटी होगी तो क्या होगा कि एक पहले स्टेबिलिटी होगी कि उस अथॉरिटी के पास एक्सपर्टीज भी आ जाएगी, और दूसरी बात वो इंडिपेंडेंट होंगे, विदाउट एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिसीजन देंगे। और दूसरा है कि जो पब्लिक हियरिंग होती है बाइंडिंग नहीं है, तो इसको हर केस में बाइंडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लोग बाग से नहीं पूछा जा रहा कि जहां पे एफआरए एप्लीकेबल है वहां पे बाइंडिंग है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ये बाइंडिंग नहीं है। जहां पे एफआरए एप्लीकेबल है वहां पे बाइंडिंग नहीं है, तो वहां पे भी बाइंडिंग करना या फिर ज्यादा लोगों को इंक्लूड करना या फिर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट अच्छे से करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो डेमोक्रेसी में लोग बाग से पूछ के ही लिया जाना चाहिए। दैट विल बी मोर डेमोक्रेटिक एंड दैट विल बी मोर ऑन द लाइंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब हम बेसलाइन डेटा कलेक्शन करते हैं और इम्पैक्ट प्रिडिक्शन करते हैं तो वहां पे आपके पास डेटा कितना कंप्रिहेंसिव है, आपके पास एक इंडिपेंडेंट डेटा बैंक है कि नहीं। अगर डेटा बैंक आपके पास इंडिपेंडेंट हो और काफी कंप्रिहेंसिव डेटा बैंक हो तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो काफी प्रिसाइज और एग्जैक्ट हो सकता है, और जिससे इन्वायरमेंट काफी ज्यादा प्रिजर्व हो सकता है। लेकिन अगर डेटा बैंक नहीं है तो आप एडहॉक मेजर पे कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग होगी या फिर जो बेसलाइन डेटा कलेक्शन और इम्पैक्ट प्रिडिक्शन होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो एक इंडिपेंडेंट डेटा बैंक भी होना काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इंडिपेंडेंट डेटा बैंक शुड ऑल्सो बी कंप्राइजिंग ऑफ comprehensive data. So more comprehensive data is required, especially in the phase of baseline data collection and impact prediction. तो ये जो मेजर 3 सजेशन है, उसके अलावा आप अदर सजेशंस भी डाल सकते हो, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है जो आपको हर सोर्स में मिलेगा। हर एक्सपर्ट का कहना होगा कि ये 3, एक इंडिपेंडेंट ईआई अथॉरिटी होनी चाहिए, बेसलाइन डेटा कलेक्शन और इम्पैक्ट प्रिडिक्शन के स्टेज में मोर कंप्रिहेंसिव डेटा इज रिक्वायर्ड एंड देयर शुड बी इंडिपेंडेंट डेटा बैंक, और पब्लिक हियरिंग को कंपलसरी कर देना चाहिए। प्रेजेंटली केवल जहां पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वहीं पे वो कंपलसरी है पब्लिक हियरिंग। तो ये सब सजेशंस हैं जो लानी चाहिए, जिसके चलते एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है इंडिया में। और प्रीलिम्स के एंगल से एक आपको पता होना चाहिए कि एक परिवेश नाम का पोर्टल है, दैट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड एक सिंगल विंडो हब बनाया गया है, दैट इज परिवेश। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो इट इज अ सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बस आपको इतना पता होना चाहिए, दिस इज फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और 2014 में एक मेंस का क्वेश्चन आया था दैट ईआईए स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर अ प्रोजेक्ट इज गिवन क्लियरेंस। डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स। अब यहाँ पे जो मेन जो फोकस है कि आपको इम्पैक्ट्स बताना है, यहाँ पे मेन फोकस इसी चीज पे है। लेकिन जो पहला लाइन है, ईआईए स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर ए प्रोजेक्ट इज गिवन क्लियरेंस, तो आपको ईआईए को डिफाइन करना होगा। अगर आप ये बता देंगे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया जाता है, 29 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी है, थर्मल पावर प्लांट के लिए कंपलसरी है, ये ईआईए गाइडलाइंस 2006 के तहत किया जाता है, और 8 कंपोनेंट्स आप एक लाइन में एन्यूमरेट कर देंगे, तो डेफिनेटली आपको एक लीड मिल जाएगी। मेन फोकस यहाँ पे नहीं है। अगर टोटल 250 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है तो 70 to 80 वर्ड्स आप पहले स्टेटमेंट को इलेबोरेट करेंगे, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे ईआईए को डिफाइन करेंगे और ज़्यादा फोकस सेकंड पार्ट पे दे देंगे। लेकिन आप अगर 8 कंपोनेंट बता देंगे
और किस एक्ट के तहत किया जाता है, किस गाइडलाइंस के तहत किया जाता है, तो डेफिनेटली आपको 2 to 3 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। अब रही बात जो मेन फोकस है, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स। अब मेन फोकस यहाँ पे है, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा लीड नहीं मिल पाएगी। आप यहाँ पे केवल एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक आंसर दे सकते हैं कि कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप इम्पैक्ट बता सकते हैं कि सॉइल पे क्या हो सकता है, आप एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि अगर नियर बाय अगर कोई वाटर बॉडी है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप एक स्ट्रक्चर वे में इसको आंसर करेंगे। और कुछ कुछ जो पॉल्यूटेंट्स है जो वहाँ से इमिट होंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश, PM2.5, PM10, ये सब आपको कोट करना होगा। और उसके अलावा तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है। जो सेकंड पार्ट है, आप लिथोस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर पे, हाइड्रोस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, और कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं कि कैसे ईआईए को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। उसके अलावा आप कुछ कुछ अदर फैक्ट्स भी डाल सकते हैं कि कुछ अदर जो पॉल्यूटिंग गैसेस है उसके चलते अगर ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस निकलती हैं तो उससे ओजोन डिप्लीशन भी हो सकता है। और डेफिनेटली प्राइमरी पॉल्यूटेंट से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बनता है। अगर नाइट्रेट्स का अगर इमिशन होता है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड्स भी निकलेंगे और फर्दर नाइट्रोजन साइकिल से फर्दर ज़्यादा नाइट्रेट्स बनेंगे, तो यूट्रोफिकेशन भी हो सकता है, नाइट्रोजन पॉल्यूशन भी हो सकता है। और फर्दर कुछ आप कुछ थर्मल पावर प्लांट्स के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। जैसे कुछ थर्मल पावर प्लांट्स का एग्जांपल अगर आप लेट से दिल्ली में अगर दे रहे हैं, दिल्ली में भी थर्मल पावर प्लांट्स राजघाट के पास थे, इंद्रप्रस्थ में, तो आसपास कैसे दिल्ली पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ अगर एग्जांपल्स आप डालेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स। तो आप जो मैक्सिमम लोग मिस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो है कि ईआईए को डिफाइन हर कोई करेगा, लेकिन किस एक्ट के तहत बनाया जाता है, किस गाइडलाइंस के तहत बनाया जाता है वो डाल सकते हैं। इम्पैक्ट्स हर कोई डालेगा, लिथोस्फेयर पे, हाइड्रोस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर पे, ह्यूमन हेल्थ पे, बायोडाइवर्सिटी पे। आप कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स डाल सकते हैं कुछ थर्मल पावर प्लांट्स का एग्जांपल कोट करके, तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स। और उसके अलावा आप इंट्रोडक्शन में 8 कंपोनेंट्स ऑफ ईआईए को डालिएगा, जिसके चलते आपको शायद आधा या 1 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आप कंक्लूजन में ईआईए को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली ईआईए के टॉपिक को मैंने कंप्रेहेंसिव वे में डिस्कस कर लिया है कि ईआईए क्या होता है, मैंने डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद जो बेसिक फैक्ट्स है, किस एक्ट के तहत होता है, किस रूल्स के तहत होता है, 8 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। और 8 कंपोनेंट्स पता है तो आप क्रिटिसिज्म और वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स के एंगल से भी मैंने डील कर लिया, और उसके अलावा मेंस के एंगल से मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकता है। तो इसको स्ट्रक्चर करने का बेस्ट तरीका होता है ह्यूमन हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और atmosphere. So this is the end of the video. Thank you for watching.